Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 4, लॉ ऑफ मोशन. अब लॉ ऑफ मोशन में ये 17th सेंचुरी की बात है, या 17th सेंचुरी से भी पहले में भी जो है एक फिजिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर डे टू डे एक्सपीरियंस से कुछ बातें की. पहले थोड़ी सी कहानी बता दी जाए आपको कि एरिस्टोटल नाम के जो साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल, ठीक है, इन्होंने 17th सेंचुरी की बात है ये, यानी 1600 एंड सो में. स्पेसिफिकली मैं नाम आपको नहीं बता रही हूँ कि ईयर नहीं स्पेसिफाई करूँ. 17th सेंचुरी एरिस्टोटल ने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी को हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये बॉडी स्टार्ट करती है मूव होना. फिर थोड़ी देर बाद ये रुक जाती है, अगेन यू अप्लाई अ फोर्स इस बॉडी के ऊपर, तो फिर ये मूव होना शुरू हो जाती है. तो इस तरह से इनके हिसाब से ये हो रहा था कि कोई भी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत है, फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा इन्होंने बोला. पहले ये फोर्स है क्या चीज़? तो फोर्स जो आपका यहाँ हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक कॉज है जो कि स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज करती है. बेसिकली फोर्स इज़ व्हाट? इट इज़ अ cause which changes the state of body. एक्चुअल में अभी तक जो हम दो चीज़ें फिज़िक्स में बार बार जब बात करते हैं, चलो मैं आती हूँ कहानी के ऊपर, उससे पहले मैं ज़रा सा आइडिया दे दूँ कि जब भी हम बात करते हैं फिज़िक्स में तो हम एक काइनेमेटिक्स की बात करते हैं और एक हम डायनामिक्स की बात करते हैं. काइनेमेटिक्स में जो है इफ़ेक्ट को पढ़ते हैं, जो कि हमने पढ़ा कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इंक्लाइन प्लेन पे कैसे मूव कर रही है, ये सारी चीज़ें के इफ़ेक्ट्स जो हमने पढ़े हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ काइनेमेटिक्स. डायनामिक्स क्या होता है? कॉज ऑफ इफ़ेक्ट्स. तो व्हाट इज़ द कॉज? कौन से जो फोर्सेस हैं जो उस इफ़ेक्ट, कॉज ऑफ force giving rise to effects, हम ऐसे बोलते हैं. डायनामिक्स वहाँ से आ जाता है. तो अभी तक देखो हमने सारी चीज़ें, इतने सारे पैरामीटर्स पढ़ लिए, सब वो सारे हमने इफ़ेक्ट्स देख लिए. अब वो कौन कर रहा है, वो फोर्स कौन से फोर्सेस के कारण वो चीज़ें हो रही हैं, द रीज़न दैट इज़ कॉल्ड एज अ डायनामिक्स. तो ये जो चैप्टर हमारा लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ पे हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे. तो ये मैंने बताया कि जो एक एरिस्टोटल थे, उन्होंने कहा कि ऐसे फोर्स बॉडी को लगाओ, बॉडी मूव करती है, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाती है, फिर फोर्स लगाओ, फिर वो मूव करती है. तो उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टेंट फोर्स की ज़रूरत रहेगी किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए. जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला एरिस्टोटल ने इसके बारे में कि अगेन एंड अगेन आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी बॉडी के ऊपर टू मेक द बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी. लेकिन एरिस्टोटल की बात को 17th सेंचुरी में ही गैलीलियो जी ने जो है मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है. ये तो भाई बात ऐसी है कि जब वो बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, वो चलना शुरू करती है, फिर यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसको स्टॉप कर देता है. उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है. तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी पे निकालने के लिए ये जो है इसमें उन्होंने कहा कि बॉडी को कांस्टेंट मोशन में मूव, इन्होंने जो गैलीलियो की स्टेटमेंट थी उन्होंने तो ये कह दिया कि कांस्टेंट मोशन वेलोसिटी का, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आप मूव करना चाहते हो तो नो फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि कोई जो बॉडी रेस्ट पे है, तो अगर इधर से फोर्स आप इस पे ज़ीरो लगा रहे हो, ये रेस्ट पे है, तो ये कंटिन्यू करेगी, रेस्ट पर ही रह जाएगी, रेस्ट वाली जो है वो रेस्ट पर ही रहती है. और उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, जिस डबल इंक्लाइन प्लेन था ये. सो इन्होंने
इसको बोलते हैं हम, जैसे ये मान लीजिए इधर है, एक तरफ ज़्यादा लेंथ है इसकी, एक तरफ कम है, ये क्या है हमारा डबल इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। फिर उन्होंने ये एच हाइट पे लिया, ये वाली हाइट आप मान लीजिए इसकी यहाँ तक है, ऐसे ये एच से ज़्यादा है, दिस इज़ मोर देन एच, ठीक है, दिस इज़ एच डैश विच इज़ ग्रेटर देन एच। तो उन्होंने क्या किया, या उन्होंने बोला कि ये सरफेस जो है, सरफेस जो है, इसमें ये बात बोली गैलीलियो ने कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, रिक्वायर्ड है कि जो बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए। और एक और चीज़ बोल दी कि किसी भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, रिक्वायर्ड ऑन स्मूथ सरफेस, वर्ड कर लेते हैं हम लोग, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे। तो उन्होंने एक बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया है, बड़ा स्मूथ सा लिया ये इंक्लाइन, डबल इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पे ग्लास बॉल को उठा के यहाँ से इन्होंने फेंक दिया। तो जैसे बॉल को यहाँ से फेंका तो ये बॉल जो है ऐसे जाती है और इधर से नीचे जाके फिर ये ऊपर राइज कर जाती। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो बॉल है ये उतनी ही हाइट पे, जितनी हाइट ये एच है उतनी ही हाइट पर ये जाकर स्टैंड कर जाती है, ठीक है। फिर उन्होंने इसके एंगल को चेंज कर दिया, ये चीज़ बताने के लिए ये किया। अब ये पहले इतने, ये एंगल थीटा था, इससे भी कम कर दिया, इसको और थीटा एंगल लेस कर करके एंगल को उसी पे लेकर आ गए, ये थीटा 1 हो गया। थीटा 1 जो है लेस देन थीटा है। सो अब क्या हुआ, अब भी ये बॉल गई तो ये एच हाइट थी, तो ये पहले यहाँ पर था, एच हाइट अचीव हो गई थी। अब ये थोड़ा दूर जाके वो जहाँ वहाँ तक बॉल गई, ये यहाँ पर भी जब ये बॉल नीचे आ रही थी तो ये बॉल कहाँ तक पहुँची, इस हाइट तक पहुँची, एच हाइट जब होगी, ये अभी भी एच हाइट पे ये बॉल वहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से जितनी हाइट से फेंकी थी उतनी हाइट पे वो वापस पहुँच गई। तो उन्होंने कहा फ्रिक्शनलेस सरफेस में यहाँ पे तो फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, उसका मोशन कंटिन्यू उतना रहता है। फिर तीसरा केस क्या क्या लिया उन्होंने कि इस वाले को उठा के, ये इंक्लाइन प्लेन जो था, ये इधर वाला इंक्लाइन साइड का जो इंक्लाइन एच हाइट का प्लेन था वो तो वैसे का वैसे ही रहा, और ये वाला स्ट्रेट कर दिया। यहाँ से ये बॉल को जो है इन्होंने नीचे को फेंका तो ये बॉल ऐसे गई और सीधे सीधे ये बॉल जो है चलती गई और कांस्टेंट वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से है वो मूव करती रही। सो इनके हिसाब से ये हो गया कि कोई फोर्स की ज़रूरत ही नहीं अगर कोई बॉडी को आप मूव करना है, कहाँ पे, इफ़ द सर्फेस इज फ्रिक्शनलेस। और उन्होंने फोर्स की बात नहीं की, पर इसके हिसाब से ये हो गया कि इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया निकाल दिया कि कोई भी जो बॉडी है वो उसमें ये एबिलिटी होती है, हैज़ एन एबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। सो इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था आपके गैलीलियो ने, वहाँ से ये लॉ ऑफ इनर्शिया, ये सब चीज़ें करने हमें इंट्रोडक्टरी दे रही हूँ मैं। लॉ ऑफ इनर्शिया दिया जो कि ये कहता है कि अ बॉडी हैज़, अकॉर्डिंग लिख देते हैं इनर्शिया जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, ये गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब आप लॉ ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले बताती हूँ मैं क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, according to Galileo, a body has the inability to change its state of रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। उनका की जो बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं चेंज कर सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन
बाय इटसेल्फ। यहाँ कहीं पे भी फोर्स का नाम नहीं लिया। तो यहाँ से जो है वर्ड इनर्शिया निकल गया कि इनर्शिया क्या है। कई बार एग्जाम में आता है व्हाट इज इनर्शिया, और आप इनर्शिया की डेफिनेशन भी लिखिए एंड टाइप ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करिए। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेक। इनर्शिया है क्या चीज़? इनर्शिया, ठीक है। जो इनर्शिया है ये प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की। दी प्रॉपर्टी, कई बार इनहेरेंट प्रॉपर्टी वर्ड भी कहते हैं कि वो अंदर बॉडी के, हर बॉडी में ये प्रॉपर्टी होती है। सो दी प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it opposes, ये अपोज करती है, opposes any change in its state दैट इज, कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन is called inertia। ठीक है बच्चे, ये तीन तरह, आप क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डाल सकते हैं, और स्टेट ऑफ, और या स्टेट की वजह और डायरेक्शन ऑफ मोशन अपने आप से वो चेंज नहीं करती है। प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोज एनी चेंज, उसमें कोई चेंज वो नहीं लाएगी। ठीक है, तब ये वर्ड इनर्शिया आया। अब जैसे मान लीजिए बच्चे, आपके पास जो है एक बॉडी हैवी है, एक बॉडी ये हैवी बॉडी हमने ले ली, दिस इज़ हैवी, ठीक है। एक थोड़ी छोटी ले ली है, ये लाइट है। अब हम इसमें एफ फोर्स इसके ऊपर भी लगा रहे हैं, एफ फोर्स इसके ऊपर भी लगा रहे हैं। तो ये वाली बॉडी जो है, लाइट वाली बॉडी, ये जल्दी मूव करेगी, है ना, मूव्स फास्टर, ये टाइम लेगी। इसका मतलब ये इसमें जो इसकी जो अपोजिशन करने की एबिलिटी है टू चेंज ऑफ इट्स स्टेट, वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये लेट चलेगी, ये बराबर फोर्स लग रहा है, एक हैवी है एक लाइट है। तो जो लाइट वाली है वो हिल जाती है, जो हैवी वाली है वो नहीं हिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हैवी वाली है उसको अपने ही रेस्ट की पोजीशन में रहने की जो है, अपनी रेस्ट की पोजीशन नहीं चेंज करनी है। तो वो जो एबिलिटी है वो इसकी ज़्यादा है। यानी जितना ज़्यादा मास, मोर इज द मास, मोर इज ऑपोजिशन, उतना ज़्यादा ऑपोजिशन होगा टू चेंज द स्टेट को चेंज करने के लिए। इसका मतलब मोर इज दिस इम्प्लाइज दैट मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। इसी बात से ये चीज़ है, यही से आया कि जो मास ऑफ द बॉडी है, दिस इम्प्लाइज कि मास ऑफ बॉडी इज अ measure of inertia। मास जो है वही बॉडी की इनर्शिया का मेजरमेंट है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में आइडिया। अब देखते हैं हम सबसे पहले इनर्शिया ऑफ टाइप ऑफ इनर्शिया। डायरेक्ट क्वेश्चन एचपी बोर्ड वाले देते हैं, व्हाट इज इनर्शिया, एक्सप्लेन द टाइप्स विद वन एग्जाम्पल्स, या कई बार रीजनिंग का क्वेश्चन ही उसमें से उठा कर दे देते हैं। तो अब हम पहली चीज़ जो करेंगे दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप देखो बेटे, जब हम इनर्शिया को डिफाइन कर रहे हैं, हम कहीं पे भी फोर्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे अभी, ठीक है। क्यों, जब न्यूटन आया, न्यूटन ने कहा कि द फोर्स को
ऐड किया उस चीज़ में, तो वहाँ से फिर आप फोर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। उन्होंने से सारे इनर्शियाज को इन्वॉल्व कर लिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को इन्वॉल्व करके और फोर्स को इन्वॉल्व करके तब डिफाइन आउट किया कि वो ऐसा होता है। वो लॉ बन गया हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ। तो पहले तो चलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट देख लेते हैं। सो द इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो होगा दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ये प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू, जिसके कारण बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज, ये वर्ड कई बार रेजिस्ट भी लिखा होता है बुक में, अपोजेस, या फिर आप इसको रेजिस्ट भी बोल सकते हैं, रुकावट जो करे, अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट is called inertia of rest, ठीक है। मैं इसमें एग्जाम्पल दूंगी जो, लेकिन जो मैं एग्जाम्पल्स यहाँ डालूंगी वो सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन आता है आपको कि आप ये इनर्शिया के टाइप्स बताइए और एग्जाम्पल्स दीजिए, तो आप सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम्पल उठाएंगे, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो आप क्वेश्चन अपने आप फॉर्म करेंगे, मैं सीधा आंसर लिखूंगी, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है कि एक मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दे देती हूँ कि क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन 1 दैट इज व्हेन व्हाई डज पैसेंजर sitting in a bus feels, या fall backward कह दो, falls backward when the bus starts suddenly, जैसे ही बस चलती है तो वो व्हाई डज द पैसेंजर सिटिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड। अब आगे वाले में मैं क्वेश्चंस नहीं दूंगी, मैं डायरेक्ट आंसर्स ही करूंगी, क्वेश्चन आपने अपने आप फॉर्म करना, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब बस स्टार्ट होती है, ये आपका पैसेंजर है, यहाँ पे ये आपकी बस है, इसमें ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये बस जो है स्टार्ट होगी, ठीक है, तो जो पैर है वो बस से अटैच्ड है, लगे हुए हैं, तो पहले पूरी बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। जब बस रुकी हुई है तो पूरी बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है। जैसे ही बस चलती है तो क्या होता है, जो इसकी टांगें बस को टच कर रही हैं ये मोशन में आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, अभी तक रेस्ट में ही रह जाता है। तो वो नीचे वाला हिस्सा आगे को हो जाएगा तो पीछे वाला हिस्सा डेफिनेटली कहाँ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो दैट्स वाई द बैक, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये ऊपर वाला हिस्सा अभी तक कैसा है बॉडी का, वो रेस्ट पर ही रह जाता है, और जिसके कारण वो बैकवर्ड फॉल जो है वो एक्सपीरियंस करता है। सो यू राइट दैट व्हेन अ बस सडनली starts, the lower portion of the passenger touching the bus comes in motion whereas upper portion of the passenger is still at rest due to, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, किसके कारण, ड्यू टू inertia of rest and hence
फॉल्स बैकवर्ड। पता लग गया। घोड़े के ऊपर भी जब है, घोड़ा एकदम से चलता है तो राइडर पीछे की तरफ वो क्यों करता है? क्योंकि उसकी लेग्स जो हैं वो घोड़े के बॉडी के साथ टच्ड हैं। जैसे ही घोड़ा चलता है तो उसके लोअर पोर्शन जो है वो बॉडी पैसेंजर का वो मोशन में आ जाता है। तो ये चीज़ देखिए, ये लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन टचिंग द बस कम्स इन मोशन। अपर पोर्शन जो है वो स्टिल कहाँ पे है? स्टिल एट रेस्ट। क्यों है रेस्ट पे? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड हेंस फॉल्स बैकवर्ड। सेम एग्जाम्पल चाहे आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अब हम सेकेंड लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है? क्वेश्चन आप अपने आप बना लेंगे, मैं आंसर कर देती हूँ इसको, बाद में चाहे मैं लिख भी दूँ। जैसे कि कारपेट पे जब आप लकड़ी से मारते हैं, दरी को झाड़ते हैं, तो जो कचरा है वो क्यों अलग हो जाता है जब दरी जोर से झाड़ी जाती है इससे? तो क्या होगा, जब आप इसको कारपेट को लकड़ी से मारते हैं तो जो फाइबर है वो मोशन में आ जाते हैं, और वो फाइबर जो है, जबकि डस्ट पार्टिकल जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट पे ही रह जाते हैं, तो दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सो व्हेन a carpet is beaten by a stick, the fiber comes in motion and the dust पार्टिकल कह लीजिए आप, फॉरवर्ड डस्ट पार्टिकल या बिट्स ऑफ पेपर पड़े हैं, डस्ट पार्टिकल्स ऑन कारपेट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट ड्यू टू, किसके कारण? इनर्शिया ऑफ rest and hence get separated from the carpet। कारपेट से वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, और थोड़े से एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। जैसे कि आप ये ले सकते हैं कि एक ग्लास है, इस तरह का ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर आप चाहे खुद घर पे भी करके देखिए, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड सा ऐसे रख दिया, ठीक है? और उस कार्डबोर्ड के ऊपर ये कॉइन रखा हुआ है, और यहाँ झटके से आप फोर्स लगाते हैं, कार्डबोर्ड को ऐसे ऐसे फेंकते हैं, फोर्स से झटका देते हैं, तो कार्डबोर्ड चला जाता है, और ये जो कॉइन है, ये कॉइन जैसे इसको फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? दिस कॉइन फॉल इनटू द ग्लास। ये कॉइन जो है वो ग्लास में चला जाता है, कार्डबोर्ड आपका यहाँ बाहर सेपरेट हो जाता है, ऐसे रह जाता है। सो व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन इट, व्हाट हैपन? द कार्डबोर्ड कम्स इन मोशन व्हेन द फोर्स इज when the cardboard when cardboard is striked, जैसे आप उसमें कैरम बोर्ड में करते हैं, striked by a finger, it comes in motion, whereas coin placed on it continue to remain at rest, and क्यों रहता है? ड्यू टू, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, inertia of rest
and hence fall into the class. ठीक है, ये तीसरा आपका एग्जाम्पल हो गया. दो और अगर मैं आपको बता दूं, आप अपने आप भी एक और कर सकते हैं. जैसे हम पेड़ पे से जोर से टहनी को हिलाते हैं तो फ्रूट्स जो हैं वो गिर जाते हैं नीचे. सो ये कैसे गिर जाएंगे, ये क्यों गिर जाते हैं? मान लीजिए ये आपका पेड़ है, इस पे पत्ते वत्ते भी हैं और यहाँ पे ये फ्रूट भी लगा हुआ है. तो जैसे ही आप इसकी ब्रांच को जोर से हिलाते हो, so as you shake the branch of a tree, so as we shake the branch of the tree, क्या होगा? It comes in motion, whereas fruit on it continue to be at rest due to क्यों? Inertia of rest. Hence, forces exerted at the point of connection and fruit falls down. Fruit falls down. ठीक है, अब 4 एग्जाम्पल बहुत हैं, बाकी आप बुक्स वगैरह में पढ़ लीजिए तो बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. 4 इज मोर देन थोड़ी. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको तो एक एग्जाम्पल देना है, इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर करना है. देन कम सेकेंड, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, आप देखिए पहले हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं करूंगी मैं, वही वर्डिंग्स रखनी है मैंने. द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, हम बोलूंगी द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, the property of a body by virtue of which it opposes the change in its uniform motion is called inertia of motion. अब इसमें जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का बन जाएगा कि पैसेंजर फॉरवर्ड क्यों गिरते हैं व्हेन द बस मूविंग बस स्टॉप सडनली. ठीक है, जैसे चलती बस, पहले बोला था हमने ये बस स्टार्ट होती है तो ये बैकवर्ड फॉल होता है. अब बोल रहे हैं चल रही है ऑलरेडी, ये बस जो है वो मूव कर रही है और एकदम से क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. तो स्टॉप हो जाएगी तो क्या है, जब थोड़ी देर बाद तो पूरी बॉडी जो है, तो शुरू में थोड़ा सा लगता है ना, ये बॉडी पूरी बॉडी कैसी आ जाती है? मोशन में आ जाती है. तो जैसे ही ये स्टॉप करती है तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाता है. लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? अभी तक मोशन में होता है. इस वाले में क्या था? पहले पूरी बॉडी कैसी थी? रेस्ट पे थी. फिर जैसी बस चलती है तो ये मोशन में आता है और ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है? रेस्ट में रह जाता है, तो ये पीछे गिर जाता है. इसमें पूरी बॉडी मोशन में थी, अब ये रेस्ट स्टॉप हुआ तो ये नीचे वाला हिस्सा भी रेस्ट में आ गया लेकिन ऊपर वाला भी मोशन में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड. तो इसको यहाँ पर इस वाले केस में द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड, इस वाले में क्या था? पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड. तो चाहे ये बस का है चाहे हॉर्स राइडिंग का है, तो दोनों ही केसेस में जैसे वो इस तरह से
आगे की तरफ को, इसमें जो है पीछे की तरफ गिरता है, इस तरफ को आगे। तो ये एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। तो अब ये पहला क्वेश्चन जो बनेगा, यू विल राइट हियर व्हाट हैपन्स। सो जैसे इसको लिखा था हमने, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे स्टार्ट किया था। व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स, तो लोअर पोर्शन ऑफ द पैसेंजर टचिंग द कम्स इन मोशन, वेयर इज। अब हम बोलेंगे व्हेन द मूविंग बस स्टॉप सडनली। आंसर के फॉर्म में मैं लिख देती हूँ, when a moving bus stops suddenly, then the lower portion of the passenger comes in rest, whereas upper portion continue to be in motion। क्यों? ड्यू टू, किसके कारण होगा बच्चे? इनर्शिया, ये वर्ड ज़रूरी है, इनर्शिया ऑफ motion, and hence falls forward। ठीक है, तो एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन घुमाना है तो पैसेंजर की जगह हॉर्स राइडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कोई बस से दौड़ रहा है, चलती बस से उतरता है, तब भी वो आगे की तरफ को गिरता है ना। एक एग्जाम्पल हम उसको भी देख लेते हैं, वो भी इसी में देखते हैं क्या होता है कि क्यों वो आगे की तरफ को गिरता है। और कई बार क्वेश्चन और घुमा देते हैं कि उसको क्यों बोलते हैं हम कि वो थोड़ी देर दौड़े। अगर वो हम बस से जैसे ही चलती बस से उतरते हैं, फिर हम थोड़ी देर दौड़े तो हम नहीं गिरेंगे। अगर एकदम से रुक जाएंगे, ऐसे जंप चलती बस से उतरेंगे और वहीं उसी जगह पे रुकेंगे तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से कहा जा सकता है ना, कि फॉल करता है फॉरवर्ड को, इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो दौड़े। तो क्वेश्चन कैसे भी हो, आंसर तो सेम ही होना है। सो जैसे ही वो अब कोई पर्सन जो है वो चलती बस से उतरता है तो आगे की तरफ को फॉल करता है। सो अ पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड while getting down from a moving bus or train, because as his feet touches the ground, the lower portion comes to rest immediately, whereas upper portion is still in motion। क्यों? Due to inertia of rest, inertia of motion। मोशन में इसीलिए है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड ही फॉल्स फॉरवर्ड, हेंस ही फॉल्स फॉरवर्ड। ऊपर आगे वाला पोर्शन आगे को जाएगा। fall forward while getting down from a moving bus or a train, because as his feet touches the ground, the lower portion comes to rest immediately,
whereas upper portion is still in motion due to inertia of motion, hence he falls forward. ठीक है, अब आते हैं inertia, तीसरा ले लेते हैं, third, that is inertia of direction. अब ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा by its own, oppose the change, any change in direction by its own. So अभी इसको जब लिखना बिल्कुल सेम वर्डिंग्स रहेंगी जैसे हमने इस वाले में लिखा है. विल नॉट चेंज द वर्डिंग्स, द प्रॉपर्टी, ये सेम वर्डिंग्स रखेंगे, सिर्फ जहाँ पर हमने यूनिफॉर्म मोशन कहा था वहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, डायरेक्शन वर्ड कर देंगे. सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ, इसीलिए बार बार सेम वर्डिंग्स, इसलिए कि कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं, एक डेफिनेशन याद की आप सारे लिख लेंगे. सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it opposes, किसको अपोज करता है, opposes to change the, opposes to change its direction of motion, change its direction of motion is called inertia of डायरेक्शन. आपने बड़े कॉमन सा एग्जाम्पल देखा होगा जब आप बस में बैठे होते हैं, है ना, जैसे मान लो ये सड़क है, ऐसे कर्व्ड सड़क है ना, और आपकी ये बस जा रही है. तो जब बस जाती है तो ये स्ट्रेट, पहले तो इधर से सीधी चलती आ रही थी, बस सीधी थी यहाँ पे, है ना, यहाँ से सीधी चलती आ रही थी, अचानक से बस क्या हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है. तो जो हम पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग की बॉडी सीधी ही जाना चाहती है, लेकिन बस क्या हो गई, इधर को मुड़ गई. तो हमें क्या होता है, हम बाहर की तरफ गिरते हैं, क्योंकि हम जो है इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करने की कोशिश, हमारी बॉडी कह रही है ऐसे ही चलना है. फिर बाद में ठीक हो जाता है, फिर स्टार्ट्स मूविंग. तो एकदम से जो अचानक से सीधा सीधा चलते हुए एक टर्न आ जाता है, तो जैसे टर्न आता है तो उस वक्त, उस क्षण के लिए फिर बॉडी उसके हिसाब से हो जाती है. और उस वक्त क्या होगा कि वो सीधी ही चलने की कोशिश करेगी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, और ये बस आपको इधर को लेके जा रही है, तो फिर वो पैसेंजर जो है दे फॉल आउटवर्ड, जो है बाहर की तरफ को गिरते हैं. तो ये एग्जांपल आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आ जाएगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोज द चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है, तो इसमें भी एग्जाम्पल दे देते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का. मैं वो एग्जाम्पल्स को हमेशा क्या बोल रही हूँ, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगी. आंसर दैट इफ अ बस टेक्स टर्न along a curved road, so when bus takes a turn, bus takes a turn along a curved road, the passenger experiences a force away from the center of curved road because the tendency of passenger to continue to move along straight path and not to change its direction, that is due to inertia
of direction. So when a bus takes a turn along a curved road, the passenger experiences a force away from the center of curved road because the tendency of passenger to continue to move along a straight path and do not change its direction. That is due to inertia of direction. And hence they fall outward. कर्व रोड पे हम आउटवर्ड की तरफ क्यों जो है फॉल करते हैं. दिस इज़ व्हाट यू हैव. जैसे अगर मान लो एक पत्थर, ये भी लें आप, एक धागा है, स्ट्रिंग है, इसमें ये आपका पत्थर है और ये से गोल गोल घुमा रहे हैं, है ना. तो बाई चांस अचानक से ये धागा यहाँ कहीं पे भी टूट जाता है, तो ये जो आपका जो भी इधर बॉल है या पत्थर है वो कैसे जाएगा, टेंजेंशियली सीधा निकल जाएगा, कर्व्ड रोड पे नहीं आएगा. तो ये भी बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो when the string of stone moving in horizontal circle break suddenly during the motion, the stone fly off tangentially because due to opposition by it to change its direction, that is due to inertia of direction. ठीक है, दो एग्जाम्पल्स हो गए. ये आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में मैंने बता दिया. अब थोड़ा सा आइडिया और देंगे इसमें कि जो फोर्स है वो क्या है. मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इस लेक्चर को, मैं सेकेंड और दूसरे पार्ट में कर दूँगी न्यूटन्स लॉ को स्टार्ट करने के लिए. फर्स्ट लॉ, ये तो बेसिक आइडिया है, बेसिक सब स्टार्ट कर रहे हैं. इनर्शिया हो गया. अब इसमें एक और चीज़, एक फ्री बॉडी डायग्राम, चलो वो भी मैं अगले इसमें ही दूंगी. अभी थोड़ा सा आइडिया देके मैं स्टॉप कर दूंगी इस लेक्चर को. कल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में फ्री बॉडी डायग्राम और फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करते हुए फिर उनके न्यूमेरिकल्स थोड़े से करेंगे ताकि आप बच्चों को आइडिया हो जाए. ठीक है. सो अब हमने ये पढ़ लिया था कि जो न्यूटन है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आने थे. अब आते हैं हम लोग न्यूटन की बात करते हैं. तो न्यूटन ने जो है ही गेव दी लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन इन्होंने जो काम हुआ वो लॉ ऑफ मोशन का इन्होंने 1642 से 1727 के बीच में ये काम किया गया. और उस वक्त ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और उन्होंने स्पेसिफाई किया कि जो बॉडी की स्टेट चेंज होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स. सो ये वर्ड इन्होंने डाला. तो इसलिए इसके बारे में हमने फोर्स के बारे में देखना है कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फोर्स का जो रोल है, रोल ऑफ फोर्स was introduced by Newton in change of state of the body. तो इन्होंने बोला कि जो फोर्स है ये कॉज है विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी. अब फोर्स के बारे में डिटेल में हम सेकेंड लॉ पढ़ने के बाद पूरा पढ़ेंगे, क्या क्या यूनिट्स, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, न्यूटन, डाइन्स, थोड़ा सा आइडिया पहले भी दिया हुआ है. बट मेनली जो फोर्स है वो क्या है. फोर्स जो है दैट इज़ अ कॉज
which changes the state of the body. ठीक है, अब हम जो फोर्सेस हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, क्या क्या फोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं. अब इसमें देखते हैं सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में. ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे वाले हैं. एक आपका हो गया ग्रेविटेशनल, इसके बारे में पढ़ेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं 11th में. देन यू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आप 12th में पढ़ोगे. मैग्नेटिक फोर्स, ये भी आप 12th में पढ़ेंगे. दीज टू विल गो इन द 12th क्लास. ये 11th क्लास में हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही है इसका. तो ये हुए आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यहाँ पे कोई बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, दूर है हमारा. इसमें आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया जब हमने फोर्सेस पढ़े थे तब दिया था कि ग्रेविटी, ये दो बॉडीज़ हैं. इफ़ दिस इज़ द बॉडी, दिस इज़ अनदर बॉडी, दिस इज़ m1, दिस इज़ m2, r डिस्टेंस पे है, तो हम कहते थे इट्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो वहाँ से इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर करके आया था. वैसे ही चार्जेस के लिए भी है कि अगर इसका वो सारी 11 अभी आगे ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे. तो यहाँ बॉडीज टच नहीं कर रही है एक दूसरे को, सो इसलिए बोला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. उसके बाद आते हैं ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं 11th में मैक्सिमम, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या हो जाएगा, जैसे आपका टेंशन है स्ट्रिंग में, कोई है ना, टेंशन इज देयर. ये स्ट्रिंग की बात, कोई भी धागा है उसमें कोई वेट लगा हुआ है, तो जो टेंशन उसके ऊपर एक्ट कर रहा है. देन नॉर्मल रिएक्शन है. नॉर्मल रिएक्शन, ये वर्ड हम बार बार यूज़ करेंगे. ये 90 डिग्री पे आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको. ठीक है. देन स्प्रिंग फोर्स, ये आगे की में पढ़ेंगे, अभी शुरुआत इसमें नहीं है. अभी फ़िलहाल टेंशन है नॉर्मल तो हम करेंगे, फर्स्ट लॉ से ही शुरू हो जाएंगे. स्प्रिंग फोर्स, इसको हम एफएस से रिप्रेजेंट कर देते हैं स्प्रिंग फोर्स को. देन फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी इसी चैप्टर का सेकेंड नेक्स्ट इसमें ये है. फ्रिक्शन भी हम पढ़ लेंगे. तो देखिए इसमें ये 4 चीज़ें ये मेन है जो अभी हमने पढ़नी है. ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे. लॉज पढ़ते जाएंगे और ये चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जाएंगी. देन यू हैव द वीक फोर्सेस, ये भी हम पढ़ चुके हैं. वैन डर वाल फोर्सेस एंड ऑल, ये केमिस्ट्री में है. उसके बाद आपका न्यूक्लियर फोर्सेस. न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बांध के रखने के लिए. न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, फिर भी वो एक साथ बंधे हुए हैं, वो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं. ये भी हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पूरा इसमें भी चैप्टर है हमारे पास. तो बेसिक हमारा मेन है ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में देखेंगे. चलो अगर टाइम है, कितने 48 मिनट्स हुए हैं. चलो ठीक है, आप बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो तो मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले वाला जो पिछले इसका लेक्चर वो 1.5 घंटे का हो गया था. तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो कि बहुत लंबा तो नहीं आपको चाहिए. ज़्यादा लंबा हो जाते हैं लेक्चर्स तो इट्स इट प्रॉब्लम. और उसका सोल्यूशन भी है कि अगर मान लो बच्चे आपका बहुत ज़्यादा मैंने लंबा बाई चांस कर दिया है, मैं चाहूँगी कि आप इसके कमेंट्स करें मुझे इस बारे में भी. बट अगर हो जाता है तो इसका मेरे को लग रहा है ये सोल्यूशन हो सकता है कि अगर 1.5 घंटे की वीडियो बन गई है मेरे से, तो आप आधी वीडियो देखिए, उसके नोट्स बना लीजिए, अगले दिन फिर आधी वीडियो देखिए, फिर बना लीजिए. अगर आप एक सिटिंग में बैठ सकते हैं 1.5 घंटा, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं और चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी. सो यू नॉट फील, बट फिर भी आई वॉन्ट इफ़ एनी ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उस हिसाब से फिर वीडियो की साइज़ को थोड़ा चेंज करूँ. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.